नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि बीएड एंट्रेंस 2020 का एग्ज़ाम जो है वो प्रस्तावित है, उसकी आगे तिथि बढ़ेगी कि नहीं अभी तक कोई क्लियर यहाँ पर नहीं निकल के आया है। परंतु बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर जो कि आपका 2015 में पेपर हुआ था, उसके जो है वो प्रश्न हैं। तो 2015 प्रश्न पत्र हल आप एक हिसाब से कह सकते हैं, या इसको आप सामान्य ज्ञान के तौर पर भी देख सकते हैं। तो मेन फोकस है बीएड एंट्रेंस 2020 एग्जाम पर, परंतु सामान्य ज्ञान के प्रश्न है तो कोई भी आप तैयारी शिक्षक भर्ती की कर रहे हैं, सब पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप देख सकते हैं अच्छे प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि औरंगजेब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो जितने भी निम्नलिखित यहाँ पर बादशाह दे रखे उनमें से किसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब जो है इसकी सेना में थे। औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, आलमगीर के नाम से। जन्म की बात करें कब हुआ था, तो 1618 में हुआ था। मृत्यु जो है 1707 में हुई थी, और ये आपका छठा मुगल शासक जो है उसमें आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा, रज्मनामा फारसी अनुवाद है, किसका है ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र का है, रामायण का है, महाभारत का है या उपनिषद का है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी महाभारत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद है, जो कि मुगल बादशाह जो अकबर है उसके समय में करवाया गया था। किसके समय में? अकबर के समय में जो है वो करवाया गया था। और 1574 में, एक लाइन और ध्यान रखिएगा कि 1574 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना शुरू किया था। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राजपूत घरानों में से सर्वप्रथम किसने बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, कछवाहा, चौहान या सिसोदिया? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ज्यादा मैं समय किसी प्रश्न में नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, 50 है, तो प्रश्न या जो आपका वीडियो है वो ज्यादा लंबी ना हो। बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी कछवाहा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो ने, रामदास ने, तानसेन ने या हरिदास ने? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला अमीर खुसरो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संगीत यंत्र सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने जो है किया था। और जो आपका सितार है ये आपका वीणा और ईरानी तंबूरा, इसका मिश्रण है। किसका किसका? वीणा का और ईरानी तंबूरा का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, किस सूफी संत ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है? चार ऑप्शन है, नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया, शेख बख्तियार काकी या बाबा फरीद? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ने ऐसा कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली इज स्टिल फार अवे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि बीजक किसके वचनों का संग्रह है? यहाँ पर वाह नहीं होगा, बा होगा। चार कह रहा है ऑप्शन, बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या कबीर? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आप सभी जानते हैं कि कबीर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बीजक जो है किसके वचनों का संग्रह है? कबीर के जो है वो वचनों का संग्रह। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां, पंचायती राज प्रणाली है, चार ऑप्शन है, स्थानीय शासन, स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय स्वशासन की या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की? आपको बताना है पंचायती राज प्रणाली है, इन चारों में से कौन सा सही होगा।
चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो है आपका पंचायती राज प्रणाली जो है वो होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी में ही आपका पेपर होता है, यूपी से रिलेटेड प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इतनार, थारू, भील या मुंडा, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी थारू जनजाति सही हो जाएगा। देखिए थारू जनजाति में यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, उत्तराखंड लिखा हुआ है, इसके अलावा 2 जगह आपको पता और होनी चाहिए। एक तो आपका नेपाल और उसके साथ साथ आपका बिहार, जहाँ पर आपको थारू जनजाति और देखने को मिलती है। तो बिहार की यदि बात करें तो बिहार के चंपारण जिले में देखने को मिलती है, और नेपाल और भारत के जो सीमावर्ती तराई क्षेत्र है उनमें जो है वो देखने को मिलती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां। बद्रीनाथ स्थित है? कुमायूं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि बद्रीनाथ अवस्थित है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए कुमायूं हिमालय सही हो जाएगा। तो बद्रीनाथ यहीं पर जो है वो स्थित है। कुमायूं हिमालय की यदि बात होती तो इसका अधिकांश भाग आपका उत्तराखंड में जो है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब इसके साथ साथ यानी कि बद्रीनाथ जो है, इसके साथ साथ और कौन कौन से यहाँ पर प्लेस आते हैं? तो आपका केदारनाथ है, गंगोत्री है, सतोपत है, तो ये सभी कह सकते हैं आदि पर्वत शिखर जो है इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो अन्य ऑप्शन में आपको देखने को मिले तो भी आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हुई है बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ इसको ही बद्रीनारायण मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। स्थित कहाँ है? तो बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड जो है वो इसके चमोली जनपद चमोली जनपद जो है इसमें अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। प्रश्न कह रहा है 10वां, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? H.G. चैंपियन ने, के.वी. सुंदरम ने, वी.एल. सुखवाल ने या एल.डी. स्टाम्प ने? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आपको और भी अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहें। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए H.V. चैंपियन जो है वो सही हो जाएगा। H.G. चैंपियन जो है भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा जो है वो किया गया था। नाम ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किसे दिया था? अच्छा प्रश्न है, क्यों? क्योंकि प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध जो है, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है कि किसे दिया था। सुभद्र को, आनंद को, यश को या गौतमी को? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सुभद्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम आपको सुभद्र भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पर दोनों तरीके से लिखा हुआ है, तो सुभद्र भी देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री के पेपर में भी पूछा जा चुका है, और यहाँ आपका 2015 में जो बीएड का पेपर हुआ था, एंट्रेंस का पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में है? भीतरगांव, देवगढ़, सास बहु मंदिर या ग्वालियर का तेली मंदिर? आपको बताना है कि उत्तर भारत के किस मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में जो है वो है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल आपको बताना है। रोपड़, कालीबंगा, वनवाली या लोथल? आपको बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल जो है इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए रोपड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल रोपड़ था, जो कि आपका सतलुज नदी जो है उसके बाएं तट पर जो है वो स्थित है, और पंजाब प्रदेश के अंतर्गत जो है वो आता था। और इसका आधुनिक नाम की बात करें तो इसका आधुनिक नाम जो है वो रूपनगर है। क्या है? रूपनगर।
और 1950 यानी कि 1950 में इसकी खोज बी लाल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी। बी लाल इन्होंने जो है वो की थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। सिंधु घाटी संस्कृति का बंदरगाह शहर कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका बंदरगाह शहर लोथल था, जहां से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 15। 1906 ईस्वी में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय यानी कि वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी, डी के कर्वे, एस बंगाली या वी एम मालाबारी? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, डी के कर्वे जो है वो ये सही हो जाएंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? चार ऑप्शन है, बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये आपका पेपर में आया था 2015 में, तो उस समय के हिसाब से झारखंड था। वर्तमान में यदि बात करें तब आपका आंध्र प्रदेश जो है ये आपका अग्रणी जो राज्य है उसमें आता है। आंध्र प्रदेश के बाद अब झारखंड का नंबर आता है, उसके बाद बिहार और राजस्थान, इन सभी के नंबर आते हैं। तो वर्तमान में यदि प्रश्न पूछा जाए उसके हिसाब से आपका आंध्र प्रदेश जो है वो सही होगा। और यदि बात करें विश्व के लेवल पर, तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, ये अवश्य ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या यमुना? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, ये आपको जो है वो बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गोदावरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया, ना कि भारत में सबसे लंबी पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है निम्नलिखित, तो निम्नलिखित के अनुसार आपका गोदावरी जो है वो सही होगा। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी के अंतर्गत जो है वो आती है, और ये नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों जो है उनमें से सबसे बड़ी नदी के अंतर्गत भी रखा जाता है यदि दक्षिण भारत की जो है वो बात की जाती है। इसीलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए किसे जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। निकलती कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से जो है वो निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से जो है वो निकलती है। इसकी लंबाई की यदि बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी जो है वो कुल लंबाई है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है, यानी कि वनों से ढका हुआ है? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, भारत या यूनाइटेड किंगडम? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भारत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब परसेंटेज की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यदि बात करें तो इसमें परसेंटेज लगभग 23.1% जो है वो देखने को मिलता है। चाइना की बात करें तो 22.6% देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 19.2% देखने को मिलता है, और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो 12.0% देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन भारत सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दे रखा था वो सारी चीजें मैंने बता दी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 20। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क स्थित है वाराणसी में, कानपुर में, जौनपुर में या सहारनपुर में? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाराणसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जो है वो स्थित है, और एशियाई शेरों के सुरक्षित प्रजनन के लिए 1957 में, कब? 1957 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न 21। भारत में आपदा यानी कि डिजास्टर प्रबंधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था? 2001 में, 2003 में, 2005 में या 2012 में? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 2005 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत में आपदा प्रबंधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां। यहाँ पर मिलान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। लिखा है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे जो दिए गए कूट है उसका उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में यदि आप देखें तो उद्योग लिखे हुए हैं, सूची 2 में देखिए तो स्थान लिखे हुए हैं और आपको मिलान सही करना है। नीचे साइड में यहाँ पर जो है वो उत्तर आपको छांटना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मिलान देखते हैं। तो थोड़ा सा समय पहले आपको देते हैं, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ए वाला ऑप्शन है आपका 2 से मैच करेगा, यानी कि जो चीनी है वो धामपुर से संबंधित है। बी वाला ऑप्शन 3 से मैच करेगा, यानी कि जो कागज है वो आपका चंद्रापुर जो है इससे संबंधित है। सी वाला ऑप्शन 1 से मैच करेगा, यानी कि जो सीमेंट है वो आपका डालमिया दादरी से संबंधित हो जाएगा। और बाकी बचा चौथा ऑप्शन D4 से, यानी कि लोहा और स्टील बोकारो जो है इससे संबंधित है। तो ये आपका सही मिलान होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 23। वर्ष 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार या हिमाचल प्रदेश? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि वर्ष 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नगरीय जनसंख्या का परसेंट की बात करें तो कितना है, यहाँ पर 10.04% है। अब अन्य ऑप्शन की बात करें तो जैसे बिहार है यहाँ पर है 11.3%। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर है 24.97%। और त्रिपुरा की बात करें तो ये है 26.18%। तो इसमें सबसे ज़्यादा ना पूछकर सबसे कम पूछा गया था। देखिए क्या प्रश्न में लिखा है, सबसे कम, तो आपका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 24। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि? चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? चलिए बात कर लेते हैं आधारभूत संरचना के संबंध में कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 25। ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रश्न में जहां पर भी क्या लिखा हो नहीं, वहां पर विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि ये मिस थोड़ा सा भी आप कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहला कह रहा है कृषि आय पर कर, दूसरा कह रहा है संपत्ति, जानवर और वाहन कर, तीसरा कह रहा है ऐच्छिक दान या उपहार और चौथा कह रहा है राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान। आपको क्या बताना है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कृषि आय पर कर ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन जो है वो नहीं होता है। बाकी सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 26। 25 प्रश्न हमारे और रह गए हैं। 25 प्रश्न हमने जो है वो देख लिए हैं। वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैंने आपके लिए जितनी जो मेहनत की है, ये सारी चीज़ें टाइप की हैं, मेरी मेहनत ना बेकार जाए। तो आप जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो है वो पहुँच सके, सभी लोगों का पेपर जो है वो अच्छा हो सके। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न 26। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी। ए ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के द्वारा, सी ऑप्शन है राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा। बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनाई गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 27। भारत में केंद्रीय सतर्कता यानी कि सेंट्रल विजिलेंस आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला समिति, कृपलानी समिति,
या संथानम समिति? आपको बताना है कि भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? बात करते हैं उत्तर की, आपका यहाँ पर ऑप्शन डी संथानम समिति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो संथानम समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी इसके संबंध में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 28 अंडमान व निकोबार द्वीप पर अग्रलिखित उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास या उड़ीसा? चार ऑप्शन है, आपको बताना है अंडमान और निकोबार द्वीप पर इनमें से किसका उच्च न्यायालय जो है उसमें से एक का क्षेत्राधिकार है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका कलकत्ता बिल्कुल ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 29 नियंत्रक और महालेखाकार या महालेखा परीक्षक द्वारा की गई जो टिप्पणियां हैं उस पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? उच्चतम न्यायालय की है, संसद की है, भारत के राष्ट्रपति की है या राष्ट्रीय विकास परिषद की है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी संसद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पर वो ये पूछा जाता है कि वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं वो कौन है? तो इनका नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि जो है वो वर्तमान में जो है आपके इस पद पर हैं या किस पे हैं? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 30वां। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने या अंतर राज्य परिषद ने? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है वो संस्तुति की थी लोकपाल के पद के सृजन के संबंध में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 31। दक्षेस यानी कि सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों की कुल संख्या कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है या 10 है? थोड़ा बहुत कम जो आपका करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं उनको भी साथ में देख अवश्य लीजिएगा। हालांकि हम डेली सुबह 6 बजे पिछले 5-6 महीनों से लगातार करंट अफेयर करा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जितने भी केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं हम उन्हीं को जो है यहाँ पर कराते हैं, क्योंकि प्रश्न कुछ करंट अफेयर के भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी 8 जो है वो सही हो जाएगा। तो सार्क जो देश हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 8 है। देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी में फुल फॉर्म दे रखी है, अब आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है सार्क की साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये जो है वो इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क की फुल फॉर्म इंग्लिश में हो जाती है। गठन कब हुआ था इसका? तो 1985 में जो है वो गठन हुआ था। और कौन कौन से ये 8 देश हैं वो यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो 8 देश हैं इसमें पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है भारत, पांचवा है मालदीवास, छठा है नेपाल, सातवां है पाकिस्तान और आठवां है श्रीलंका। तो ये जो है वो कुल 8 देश हैं, नाम इनके ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 32। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है उगता सूर्य, मिट्टी का पात्र, शेर या गेहूं की बाली? आपको बताना है भारत में जो इको मार्ग है उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कि भारत में इको मार्क का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। चित्र भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले बात करें उत्तर की, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि मिट्टी का पात्र। अब चित्र भी आप इसका देख लीजिए कि किस प्रकार है इको मार्क का प्रतीक चिन्ह। तो ये है इको मार्क का प्रतीक चिन्ह, आप देख रहे हैं मिट्टी का पात्र है। इस प्रकार से जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 33। निम्नलिखित में से किस देश ने स्वेज नहर का एक बड़ा विस्तार शुरू किया है? सीरिया, मिम, लेबनान या इनमें से कोई नहीं? ये आपका करंट अफेयर का, क्योंकि 2015 का पेपर है तो तब का प्रश्न है, यानी कि तब की करंट अफेयर के हिसाब से पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको कहा कि करंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा।
क्योंकि आपके प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्र जो है वो लिखा हुआ है, आपसे पूछा है सीरिया, मिस्र, लेबनान या इनमें से कोई नहीं, कौन सा जो है वो सही होगा जिसने स्वेज नहर का एक बड़ा विस्तार शुरू किया है। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन बी मिस्र ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है जो कंप्यूटर और इंटरनेट आसानी से जो है वो सिखाता है? दृष्टि, दिशा, नायक या पवन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम है जो कंप्यूटर और इंटरनेट आसानी से सिखाता है? बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिशा जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 35। निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2015 से चावल आयात करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है? देखिए ये सभी प्रश्न आपके 2015 के ही हैं और 2015 का आपका पेपर है। बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा तो ईरान आपका सही हो जाएगा। वर्तमान में यदि आपसे पूछे जाएंगे तो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी यहाँ से हटा रहा हूँ। प्रश्न आपका अगला है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन है? अच्छा प्रश्न है। फ्लिपकार्ट, जेबोंग या एम जंक्शन या भारती एयरटेल, आपको बताना है कौन सा सही होगा सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी। बात करते हैं उत्तर की तो कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी पहले सही होता, क्योंकि ये जो प्रश्न आया था तब के हिसाब से यहाँ पर एम जंक्शन सही था, परंतु वर्तमान में यदि बात करें तो फ्लिपकार्ट आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अमेजॉन नहीं दे रखा है। यदि अमेजॉन आपका ऑप्शन में दे रखा होता जो कि आपकी एक्चुअल में इंडिया की नहीं है, परंतु ई कॉमर्स जो कंपनी है उसका अमेजॉन इंडिया वर्जन जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट भी है और सबसे टॉप में भी है, आप कह सकते हैं फ्लिपकार्ट की तुलना में। तो यहाँ पर तो आपका फ्लिपकार्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन है? फ्लिपकार्ट आपका हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 37। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्नलिखित राज्य का है? तो ये जो जनगणना 2011 के हैं ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि दूसरी जनगणना अब 10 साल बाद होगी, तो 2011 वाले प्रश्न आपको किसी भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चार ऑप्शन है, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा या मेघालय, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर ए मिजोरम जो है वो सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश में जो महिला साक्षरता है उसकी दृष्टि से केरल आपका सबसे पहले नंबर पे आता है और मिजोरम उसके बाद आता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, केरल के बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो मिजोरम में यदि परसेंटेज बात करें साक्षरता की दृष्टि से या साक्षरता दर, तो 89.3% जो है यहाँ पर साक्षरता दर है। केरल जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, इसके परसेंट की बात करें तो 90 के ऊपर है, लगभग 92.1% यहाँ पर साक्षरता जो है वो दर 92.1% तक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं 38। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक इस्पात उत्पादक देश है? यूएसए, पश्चिमी जर्मनी, चीन या भारत। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी चीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक इस्पात उत्पादक देश है? चीन आपका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आप जो देख रहे हैं वीडियो के मेन कमेंट में ये अवश्य बताइएगा कि इसी प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर के और सेट चाहिए या आप पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन ही जो है वो और प्रैक्टिस जो है वो करना चाहते हैं। अपना जो सुझाव है वो वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आगे आपको किस प्रकार से प्रश्न चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 39। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, 282, 286 या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि इनमें से कह सकते हैं आपका जो नीति आयोग है इसका कोई भी अनुच्छेद जो है वो नहीं होता है। गठन कब हुआ था इसका? तो 1 जनवरी 2015 में जो है वो गठन हुआ था और नीति आयोग से पहले योजना आयोग जो है वो चलता था, जिसमें आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आती थी। वर्तमान में यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसके सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत वर्तमान में जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कह सकते हैं सीईओ जो है वो हैं। कार्यपालक कौन होता है? तो इसके कार्यपालक जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं या माननीय
श्री नरेंद्र मोदी हैं वो आपके इसके जो है वो कार्यपालक या अध्यक्ष कह सकते हैं, वो जो है वो होंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 40। भारत में किस दिन प्रथम राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है? 9 अगस्त 2015, 7 अगस्त 2015, 9 अगस्त 2014 या 7 अगस्त 2014? आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 2015 जो है वो सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है वो तब से जो है वो मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है, जो हथकरघा उद्योग है उसके महत्व और आमतौर पर जो देश के सामाजिक आर्थिक योगदान है उसमें बढ़ावा देना आप जो है कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 41। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ताजमहल किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? 1973, 1983, 1987 या 2004? आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1983 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1983 में जो है इसे शामिल किया गया था, सन जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 42। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? मजलिस है, शोरा है, राष्ट्रीय असेंबली है या जातीय संसद है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बी शोरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया फेडरल पार्लियामेंट होता है। इसके अलावा आपका अर्जेंटीना का पूछा जाए तो नेशनल कांग्रेस होता है। यहाँ पर जो मजलिस लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, ये ईरान का होता है। तो अलग अलग बहुत से होते हैं, आप गिने चुने जो है वो याद रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न 43। झूठ यानी कि लाई का पता लगाने वाला यंत्र जो है वो कौन सा होता है? पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फोनोग्राफ? बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि पॉलीग्राफ जो है आपका झूठ का पता लगाने वाला यंत्र होता है। पॉलीग्राफ क्या करता है, यंत्र जो हृदय की धड़कन होती है उसको रिकॉर्ड करता है और उसी के आधार पर जो व्यक्ति है उसके झूठ का पता इसमें जो है वो लगाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 44। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, गुड़हल या सूर्यमुखी? आपको सभी को पता होगा, किसी का गलत नहीं होगा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी कमल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला प्रश्न देखते हैं 45। मंगल ग्रह से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष अभियान को मॉम कहा गया, इसका तात्पर्य क्या है? ये बहुत चर्चा में रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि पहले का है परंतु ये आपका काफी चर्चा में रहा था। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं 46। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई थी 1972 में, 1969 में, 1962 में या 1958 में? चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1969 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इससे पहले इसका नाम था इनकोस्पार, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ COSPAR। तो ये जो है भारत का पहला अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन था। 1969 में इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया था। इसरो जो है ISRO, इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। और यदि ये पूछा जाए इसका गठन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 में इसका गठन हुआ था। फाउंडर या डायरेक्टर आप कह सकते हैं, फाउंडर वैसे ज्यादा सही रहेगा, तो फाउंडर इसके कौन थे? विक्रम साराभाई जो है इसके फाउंडर थे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 47। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं हो पाता है? स्टार्च का, कैसीन का, सेलुलोज का या वनस्पति घी का? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं हो पाता है? सेलुलोज का नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए जो कोट है उसका उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ विटामिन ए बी सी डी दे रखा है, सूची 2 में बेरी बेरी यहाँ पर बा लिखा हुआ है और
दूसरा रतौंधी, तीसरा रिकेट्स और चौथा स्कर्वी फूट कोट। आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर जो एक कोट लिखा हुआ है ये इस वाले कोट के लिए लिखा हुआ है, ये आपका स्कर्वी यहीं तक है। आपको मिलान करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। एक तरफ विटामिन और एक तरफ उनसे रोग या उसकी कमी से होने वाले रोग आप कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ए वाला है 2 से मैच करेगा, यानी कि विटामिन ए जो है उसकी कमी से यदि बात करें तो रतौंधी रोग होता है। बी वाला ऑप्शन 1 से मैच करेगा, यानी कि विटामिन बी की कमी से यदि बात करें तो आपका बेरी-बेरी होता है। बी से बेरी-बेरी होता है, उससे आप याद रख सकते हैं। सी की बात करें तो चौथे ऑप्शन से मिलेगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और डी वाला एक ऑप्शन बचा तीसरा, यानी कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो ये आपके चारों मिलान जो है वो हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 49, क्योंकि इसके बाद वाला प्रश्न जो है हम आपसे पूछेंगे। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी हमने मेहनत की, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न कराता रहूँ, आगे भी आपके लिए अच्छे-अच्छे प्रश्न लेकर आता रहूँ। इसके साथ-साथ चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 49, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान स्थित है लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लखनऊ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में जो है आपका स्थित है। और ये आपका CSIR के अंतर्गत आता है। अब ये CSIR क्या है? तो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। तो इसी के अंतर्गत जो है ये आता है। और वर्तमान में यदि इसके निदेशक की बात करें कौन है, तो राकेश तूली जो है इसके वर्तमान में जो है वो निदेशक हैं। समय-समय पर बदलते रहते हैं, तो वर्तमान में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके सभी को बताना है। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, गलत सही जो भी आपको पता है आपको वीडियो के मेन कमेंट में उत्तर अपना बताना है। प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसको हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहते हैं? 4 ऑप्शन है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ऑप्शन ABCD के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं, या डायरेक्ट नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के प्रश्न आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।